सुनील ने अपने हमपेशा लोगों में शामिल होने की कोशिश नहीं की। वो परे खड़ी अपनी कार के पास पहुंचा और उसके हुड पर चढ़कर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद महफिल बर्खास्त हुई। सुनील ललित को आवाज दे देना चाहता था, लेकिन ये देखकर खामोश हो गया कि ललित भीड़ में से निकलकर खुद उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। एक सिगरेट पिलाओ गुरुजी, वो समीप आकर बोला। सुनील ने सिगरेट का पैकेट और माचिस उसकी हथेली पर रख दी। ललित ने एक सिगरेट सुलगा लिया और हुड पर चढ़कर उसकी बगल में बैठ गया। तुम क्रॉनिकल को कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो गुरुजी? ललित बोला। बकवास मत करो, सुनील होंठ सिकोड़कर बोला। इतना तो बता दो कि चक्कर क्या है। चक्कर तुम्हें प्रभुदयाल से मालूम हो चुका है। तुम मेरी बात सुनो। कहो, तुम लोग यहां कैसे पहुंचे? हमें टिप मिली थी। सबको? हाँ, मैं यहां आया तो हर कोई हर किसी से यही सवाल पूछ रहा था कि वो यहां कैसे पहुंचा। फिर मालूम हुआ कि किसी ने हर अखबार के दफ्तर में एक गुमनाम टेलीफोन करके कहा था कि यहाँ एक कत्ल हो गया था और कत्ल के साथ ब्लास्ट के रिपोर्टर सुनील का गहरा रिश्ता था। हम्म जाहिर है कि कोई ऐसी कॉल ब्लास्ट से नहीं की गई, वरना जाहिर है कि ऐसी कोई कॉल ब्लास्ट में नहीं की गई, वरना वहां से भी कोई आया होता। तुम जो आए हो। मैं किसी की टेलीफोन कॉल के जवाब में नहीं आया। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। मैं यहाँ प्रेस रिपोर्टर नहीं, मर्डर सस्पेक्ट हूँ। फिर भी एक ही बात है। अभी तुम गिरफ्तार कहाँ हुए हो? मर्डर सस्पेक्ट होते हुए भी तुम गिरफ्तार नहीं हो। मर्डर सस्पेक्ट होते हुए भी तुम प्रेस रिपोर्टर हो सकते हो। सुनील खामोश रहा। भाई लोग तुमसे स्टेटमेंट चाहते हैं, ललित अपने साथी पत्रकारों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। मेरी स्टेटमेंट हाजिर है। अच्छा, ललित हर्षित स्वर में बोला। तो मैं बुलाऊं उन लोगों को? नहीं, मेरी स्टेटमेंट तुम ही उन लोगों तक पहुंचा देना। क्या है स्टेटमेंट? बड़ी मुख्तसर सी स्टेटमेंट है। क्या? लेट एवरीबडी गो टू हेल। नाउ डोंट बी लाइक दैट, ललित आहत स्वर में बोला। आई विल बी लाइक एनी वे आई लाइक टू बी। सुनील ने सिगरेट फेंक दिया और हुड से नीचे उतर आया। शहर वापस चलना हो तो मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ। नहीं, वो भी नीचे उतरता हुआ बोला। मैं स्कूटर लाया हूं। सी यू देन। ललित ने चिंतित भाव से गर्दन हिलाई। सुनील कार पर सवार हुआ और वहां से कूच कर गया। अगला दृश्य। ब्लास्ट पहुंचते ही सुनील सीधा रॉय के पास पहुंचा। ये मैं क्या सुन रहा हूं सुनील? उसे देखते ही रॉय व्यग्र स्वर में बोला। ओह। सुनील धम से उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। तो खबर तुम तक पहुंच गई? हाँ। क्या माजरा है? माजरा दिन की तरह साफ है। अब दुश्मनों ने हमारे हौसले पस्त करने का ये नया तरीका निकाला है। वो मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि ये करतूत उन्हीं लोगों की है जो नगर में मादक पदार्थों का धंधा चला रहे हैं, जिन्होंने 2 बार ब्लास्ट पर आक्रमण करके हमें जान और माल की क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। और नहीं तो क्या। कल रात जिस घटना को मैं मामूली होल्डअप समझ रहा था, वो भी कोई मामूली होल्डअप नहीं था। कल रात मुझ पर आक्रमण किया ही मेरी रिवॉल्वर हथियाने के लिए गया था, जिसके बारे में दुश्मनों को पता नहीं कैसे मालूम हो गया था कि वो मेरे पास थी। इस बात का तुम्हें पक्का विश्वास है कि एल्बर्ट के कत्ल के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है? और किसका हो सकता है? कल तुमने सोहनलाल जोशी का जिक्र किया था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जोशी एल्बर्ट का कत्ल तो करवा सकता है, लेकिन उसके कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसाने से उसे भला क्या मिलेगा?
इससे उसका मतलब हल नहीं होता। मेरी उससे कोई अदावत नहीं जिसकी वजह से वो मेरा पुलंदा बनवाने का सामान करे। शायद तुम्हारी उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो जिसे तुम भूल चुके हो लेकिन वो ना भूला हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक दो बार उससे उलझा जरूर हूं, लेकिन कोई पक्की रंजिश या दुश्मनी वाली बात हम दोनों में कभी पैदा नहीं हुई। कल भी मैं बड़े सहृदयतापूर्ण वातावरण में उससे अलग हुआ था। आई सी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा तो पुलिस के इरादों पर निर्भर करता है। आज शाम को मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के सामने पेश होना है। अपने बारे में उसका इरादा जानने के बाद ही मैं दुश्मनों के बारे में अपना कोई इरादा सोचूंगा। मुझे खबर करते रहना। किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। तुम क्या मदद कर सकते हो दादा? बस इतना करना कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो जमानत पर जरा जल्दी छुड़वाने का प्रबंध कर देना। मैं चैटर्जी से बात करता हूँ, रॉय चिंतित स्वर में बोला। मैं अभी बात करता हूँ। सुनील उठ खड़ा हुआ। सुनील, रॉय बोला, टेक अ गुड केयर। आई विल। सुनील वहां से बाहर निकला। कार पर सवार होकर वो रौनक बाजार पहुंचा। बार में उसे बॉस को दिखाई नहीं दिया। सुनील एक केबिन में जा बैठा। सबसे पहले उसने खाना मंगाकर खाया। जरा बॉस्को को बुलाकर लाओ। फिर उसने वेटर को बुलाकर कहा, साहब आराम कर रहे हैं साहब, इस वक्त। उसे जाकर कहो कि उसे सुनील बुला रहा है। उसे कहो कि वो पहले आकर मुझसे बात करे और फिर आराम करे। लेकिन साहब, सुना नहीं तुमने? बहरे हो क्या? सुनील कहर भरे स्वर में बोला। वेटर सहम कर चुप हो गया। फिर वो भारी कदम रखता हुआ वहां से चला गया। सुनील ने एक सिगरेट का कश लगा लिया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके लंबे लंबे कश लगाता हुआ प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद भुनभुनाता हुआ बॉस को वहां पहुंचा। सुनील, वो आते ही बोला, ये क्या हरकत हुई? किसी वक्त तो किसी को चैन लेने दिया करो। बैठो बैठो बैठो। सुनील अपने सामने की कुर्सी की तरफ हाथ हिलाता हुआ बोला। बॉस को धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। क्या मुसीबत है? वो बड़बड़ाया। अभी गए नहीं होते कि फिर आ जाते हो? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो? बड़बड़ बंद करो, सुनील तीखे स्वर में बोला, और तरीके से मेरी बात सुनो। बॉस को खामोश हो गया। तुम चाहो तो ये यहां मेरा आखिरी फेरा हो सकता है। इस भारी मेहरबानी के लिए मुझे क्या कुर्बानी देनी होगी? खास कुछ नहीं करना होगा तुम्हें। मुझे सिर्फ 2-4 बातें बतानी होंगी जो कि मैं जानता हूं तुम जानते हो। मसलन मसलन तुम्हें यह तो मालूम हो गया होगा ना कि एल्बर्ट का कत्ल हो गया है। हाँ, सारे शहर को मालूम है। और फिर एल्बर्ट जैसे आदमी के कत्ल की खबर तो वैसे भी इस शहर में बहुत जल्दी फैलती है। फिर तो शायद ये खबर भी तुम तक पहुंची हो कि उसका कत्ल किसने किया है। पहुंची है? यानी कि तुम्हें मालूम है कि एल्बर्ट का कत्ल किसने किया है? हाँ। किसने किया है? सुनील बड़े आशापूर्ण स्वर में बोला। तुमने। बकवास मत करो, सुनील उखड़ कर बोला। बॉस को खामोश रहा। मैंने एल्बर्ट का कत्ल नहीं किया, सुनील भुनभुनाया। और ये बात तुम्हें खूब अच्छी तरह से मालूम है। मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि तुम्हें यह मालूम है कि वास्तव में एल्बर्ट का कत्ल किसने किया है। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें यह भी मालूम है, और तुम्हें और भी बातें मालूम हैं जो मैं जानना चाहता हूं। तुम खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, बॉस को बोला और उसने उठने का उपक्रम किया। बैठे रहो। सुनील ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस नीचे बिठा दिया। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे में फर्क आ गया है, और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि उस फर्क का नाम सोहनलाल जोशी है। तुम्हारी जानकारी के लिए मुझे मालूम है कि अब तुम इस बार के मालिक नहीं हो जैसा कि तुम कभी थे। अब यहां तुम्हारी हैसियत जोशी के कर्मचारी जैसी है।
और तुम उसकी सरपरस्ती के इस हद तक मोहताज हो कि अगर जोशी तुम्हारे सिर से अपना हाथ खींच ले तो तुम्हारी ऐसी तैसी फिर जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? सुनते रहो। मैं जोशी को पुराना जानता हूं। वो खामखा किसी पर मेहरबान होने वाला आदमी नहीं है। तुम्हारी मुसीबत के दौर में उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें सहारा दिया था। वास्को, जब से तुम जोशी की छत्र छाया में आए हो तभी से इस इमारत में कहीं जोशी का जुआ घर चल रहा है। कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बॉस को एकाएक भयभीत दिखाई देने लगा। बॉस को, सुनील धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोला, मेरी एक शिकायत पर यहां रेड हो सकती है और वो जुआ घर बंद हो सकता है। जोशी के इस नगर में जुए के कई अड्डे हैं। एक अड्डा बंद हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ऐसी तैसी जरूर फिर जाएगी। जुआ घर बंद हो जाने के बाद जोशी की तुम्हारे में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, इसलिए तुम्हारा धंधा तो उखड़ेगा ही, साथ ही तुम पुलिस के कोप का भाजन भी बन जाओगे। बॉस, वो भयभीत स्वर में बोला, तुम अभी थोबड़ा बंद रखो। अभी मैंने अपनी पूरी बात नहीं कही है। अभी तुमने वो बात नहीं सुनी जो तुम्हें सोहनलाल जोशी के कहर का भी शिकार बना सकती है। और तुम जानते हो कि अगर जोशी का कहर तुम पर बरपा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जोशी साहब को शिकायत हो सकती हो। किया है। एक काम तो मुझे ही मालूम है। कौन सा? धोखा। तुम जोशी को धोखा दे रहे हो। मैं? हाँ, और इतने भोले बनकर मत दिखाओ मुझे। लेकिन मैंने तो अपनी स्पेशलिटी ऑफ द हाउस को याद करो। परसों रात तुमने जो काजू की शराब मुझे पिलाई थी वो कहाँ से आती है तुम्हारे पास? वो तो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। उसने बेचैनी से पहलू बदला और जबरन थूक निकली। जिस बोतल में से तुमने मेरे लिए गिलास में शराब डाली थी मैंने उसे देखा था। उस पर किसी तरह का कोई लेबल नहीं था। उसकी किस्म भी बता रही थी कि वो घर का खींचा हुआ माल था। बॉस को, क्या जोशी को मालूम है कि तुम बार में अपना प्राइवेट माल बेचकर अपनी जेब भर रहे हो? अब बॉस को साफ साफ आतंकित दिखाई देने लगा था। बेटा, अगर सोहनलाल जोशी को यह बात मालूम हो गई तो वो तुम्हारा गला काट देगा। उसने अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। और ये मत समझना कि जोशी को चेक करने के लिए यहां आने तक तुम्हें वो अपना प्राइवेट माल यहां से गायब कर देगा। और ये मत समझना कि जोशी के चेक करने के लिए यहां आने तक तुम अपना वो प्राइवेट माल यहां से गायब कर दोगे और जोशी के कहर से बच जाओगे। जोशी से मेरी बहुत यारी है। जब मैं कहूंगा कि तुम्हारा यह प्राइवेट माल यहां मिलता है तो जोशी मेरी बात पर जरूर विश्वास कर लेगा। ऐसा मत करना, वो तड़प कर बोला। कैसा मत करना? सुनील अनजान बनता हुआ बोला। जोशी को कुछ मत बताना। मंजूर? सुनील बड़ी दयानतदारी से बोला। बॉस्को की जान में जान आई। अब प्यारेलाल, बदले में वो रिकॉर्ड चालू करके दिखाओ जो मैं सुनने आया हूं। कौन सा रिकॉर्ड? एल्बर्ट आजकल जिनके लिए काम कर रहा था वो कौन लोग हैं? मुझे नहीं मालूम। सुनील ने उसे घूर कर देखा। बाई गॉड, मुझे नहीं मालूम। एल्बर्ट मेरा पक्का पक्का ग्राहक था। वो यहां पर कुछ लोगों के साथ उठा बैठा करता था। अब मुझे क्या पता उनमें से किसी के साथ उसका कैसा रिश्ता था। सच कह रहे हो? जिसकी चाहो कसम उठवा लो बॉस। तुम भिड़े या उसके किन्हीं साथियों को वाकई नहीं जानते? नहीं जानता। सुनील को वो सच बोलता लगा। एल्बर्ट को मेरा संदेश तुमने कब दिया था? सुनील ने नया सवाल किया। आज सुबह। वो 10 बजे के करीब यहां आया था। उसके आते ही मैंने उसे बता दिया था कि तुम कल से उसे तलाश कर रहे थे। और उसे सुनकर उसने क्या किया? पहले तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में तरह तरह के सवाल पूछता रहा, जैसे सुनील का मूड कैसा था, क्या वो बहुत गुस्से में था,
क्या वो अकेला था या उसके साथ और भी आदमी थे? वो मुझे इतनी बार पूछने क्यों आया? उसने कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया कि वो मुझसे चाहता क्या था? बॉस, तुम्हारा संदेश सुनकर वो कुछ घबरा गया था। उसके पसीने छूटने लगे थे। अच्छा, फिर? फिर उसने कहीं टेलीफोन किया। किसको? मुझे नहीं मालूम। उसने टेलीफोन किया। नंबर मिलते ही किसी का नाम लिए बिना उसने कुछ खुसर फुसर से की जिसका कि एक भी शब्द मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद उसने टेलीफोन रख दिया और ब्रेकफास्ट करने की नीयत से एक मेज पर जाकर बैठ गया। फिर फिर थोड़ी देर बाद वहां लड़की पहुंच गई। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की यहां पहुंच गई। लड़की? कौन लड़की? सुनील ने पूछा। उसने देखा लड़की के ख्याल से ही बॉस्को की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। बॉस, वो तनिक गर्मजोशी से बोला, मेरे बार मेरे बार में उससे खूबसूरत लड़की ने आज तक कदम नहीं रखा। लेकिन वो थी कौन? मुझे क्या पता वो कौन थी, लेकिन यहां मिलने वो एल्बर्ट से ही आई थी। भीतर दाखिल होते ही उसने एक निगाह हॉल में चारों तरफ फिराई थी, फिर सीधी एल्बर्ट की टेबल पर पहुंच गई थी। उस लड़की को देखकर एल्बर्ट की तो जान में जान आ गई थी। फिर एल्बर्ट अपने स्थान से उठा था और लड़के के साथ एक केबिन में जा बैठा था। कोई आधा घंटा वो दोनों केबिन में रहे। फिर लड़की केबिन से बाहर निकली थी और बिना दाएं बाएं झांके सीधी यहां से बाहर निकल गई थी। 2 मिनट बाद एल्बर्ट फिर मेरे पास आया था। उस बार उसने मेरे सामने तुमसे फोन पर बात की थी और मैजेस्टिक सर्कल पर लिबर्टी बिल्डिंग के सामने तुमसे मिलने की बात पक्की की थी। हम्म। सुनील कुछ क्षण सोचता हुआ बोला, लड़की का हुलिया बयान करो। लड़की का हुलिया बयान करूं? बॉस ने हैरानी से पूछा। हाँ बॉस, वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। वो तो हुआ, लेकिन उसका हुलिया तो बयान करो। खूबसूरत लड़की का भी कोई हुलिया होता है बॉस? खूबसूरत लड़की तो बस खूबसूरत होती है। हुलिया तो बदसूरत लड़की का होता है। जैसे उसका रंग काला था, या उसकी नाक मोटी थी, या उसकी आंखें भैंगी थी, या उसके दांत बाहर निकले हुए थे, या उसके होंठ मोटे थे, या वो लंगड़ी थी, या वो। बस बस, तुम मेरा मतलब समझ गए ना बॉस? मतलब समझ गया, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करो कि लड़की कैसी थी। मसलन वो छोकरी थी या वयस्क युवती थी, पतली थी या मोटी थी, लंबी थी या ठिगनी थी, वगैरह वगैरह। बॉस्को के माथे पर यूं बल पड़े जैसे उन सवालों का जवाब सोचने के लिए उसे अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ रहा हो। वो अंत में वो बोला, लगभग 25 साल की, बड़ी धीर गंभीर समझदार पढ़ी लिखी खानदानी युवती थी। उसका बूटा सा कद था और जिस्म सांचे में ढला मालूम होता था। फिल्म अभिनेत्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। पहने क्या थी? सलवार कमीज, भड़कीले लाल रंग की। जीसस, आग का शोला मालूम हो रही थी। बाल कैसे थे? बहुत काले, बहुत घने, बहुत लंबे, बहुत चमकीले। और दांत? मुझे दिखाई नहीं दिए, मेरे सामने उसने मुंह नहीं खोला था। आंखें? होंगी। होंगी क्या मतलब? बॉस, मैं क्या शायर हूं जो इतना कुछ देखने के लिए होने के बावजूद भी आंखें देखता रहा? यहां पहले कभी नहीं आई थी वो? सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होती तो क्या मैं उसे भूल जाता? ऐसी शानदार लड़की का एल्बर्ट से क्या रिश्ता? इसी बात से तो मैं हैरान हूं। वो इतनी हाई क्लास लड़की थी कि एल्बर्ट तो उसका चपरासी या ड्राइवर भी बनने के काबिल नहीं था। ऊपर से वो सजा याफ्ता मुजरिम। मुझे तो उसकी किस्मत से जलन हो रही थी। अब मत जलो। तुम जिंदा हो, वो मर गया है। जान है तो जहान है। यू आर राइट बॉस। कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? बॉस को कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने इनकार में सिर हिला दिया। ओके देन, सुनील उठता हुआ बोला। बंदा चला। बॉस,
बॉस को भी उठा और व्यग्र स्वर में बोला, वो जोशी साहब को कुछ ना बताने के बारे में आपका वादा पक्का है ना? वादा तो पक्का है, लेकिन तुम्हें भी चाहिए कि तुम या तो अपनी वो स्पेशलिटी ऑफ द हाउस बाहर से गायब कर दो, या फिर जोशी को उसके बारे में बता दो। मैं यही करूंगा। सुनील ने जेब से कुछ नोट निकालकर मेज पर डाल दिए। ये क्या? बॉस को बोला। खाने का बिल है। ओ नो बॉस, आज से आप यहां बिल अदा नहीं करेंगे। इस बार चलने दो, सुनील रुखाई से बोला। अगली बार देखेंगे। लेकिन सो लॉन्ग बॉस्को। सुनील वहां से विदा हो गया। अगला दृश्य। निर्धारित समय पर सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। प्रभुदयाल अपने कमरे में मौजूद था और बड़ी गंभीरता से कुछ कागजात का अवलोकन कर रहा था। सुनील ने उसका अभिवादन किया। प्रभुदयाल ने उसे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। सुनील बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल ने हाथ में थमे कागज पर से सिर उठाया और बोला, कॉफी पियोगे? मर्डर सस्पेक्ट को कॉफी पिलाओगे? बकवास मत करो, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। जरूर पीऊंगा। प्रभुदयाल ने घंटी बजाकर एक हवलदार को बुलाया और उसे कॉफी लाने का आदेश दिया। कॉफी आने तक प्रभुदयाल वही कागज पढ़ता रहा। फिर कुछ सोचा तुमने? अंत में प्रभुदयाल ने पूछा कि इस इमारत में एल्बर्ट का कत्ल कैसे हो गया? मेरी अकल तो यही कहती है कि गोली इमारत के बाहर से चली थी, सुनील बोला, और खिड़की वाले खप्पे के रास्ते से आकर उसकी छाती में लगी थी। फिर बाद में रिवॉल्वर भीतर लाश के पास कैसे पहुंची? बाहर से ही फेंकी गई होगी। अगर वो बाहर से भीतर फेंकी गई होगी तो कंपाउंड की चार दीवारी के बाहर से ही फेंकी गई होगी, क्योंकि कंपाउंड के भीतर तो किसी के कदमों के निशान थे नहीं। हाँ, कंपाउंड तुमने देखा है, कितना बड़ा है। कंपाउंड की बाहरी दीवार में और तीसरी मंजिल में इतना फासला है कि कोई गोला फेंकने वाला एथलीट भी इतनी दूरी तक रिवॉल्वर को नहीं फेंक सकता। सुनील खामोश रहा। उसने कॉफी की एक चुस्की ली। फिर अगर रिवॉल्वर यूं फेंकी गई होती तो जाहिर है कि वो बड़े वेग से आकर हॉल ही की खिड़की के सामने वाली दीवार या फर्श से टकराई होती। मैंने रिवॉल्वर और घटनास्थल दोनों को बड़ी बारीकी से चेक किया है। ना तो हॉल की दीवार या फर्श से ऐसा लगता है कि वहां कोई भारी चीज टकराई थी, और ना ही रिवॉल्वर की हालत इस बात की चुगली करती थी। तुम कुछ भी कहो, जब मैंने लाश देखी थी तब रिवॉल्वर उस कमरे में नहीं था। तो फिर मुझे समझाओ कि वो बाद में वहां पहुंच कैसे गई? सुनील को जवाब न सूझा। फिर तुम कहते हो कि गोली इमारत के बाहर से चली होगी? प्रभुदयाल ने पैंतरा बदला। खिड़की के सामने इमारत के बाहर ऐसी कौन सी जगह है जहां से भीतर इस प्रकार गोली चलाई चलाई जा सकती है? जवाब देते समय ये बात ध्यान में रखना कि कंपाउंड से अगर भीतर गोली चलाई जाए तो वो इतना ऊंचा एंगल बनाकर चलानी चलेगी कि हॉल की छत में जाकर लगेगी। लेकिन तुमने देखा है कि पहली गोली दरवाजे के पास दीवार में धंसी मिली थी। सुनील ने फिर उत्तर नहीं दिया। उस इमारत से बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से भीतर उस प्रकार गोली चलाई जा सके जैसे कि वो चली पाई गई है। एक जगह है, सुनील धीरे से बोला। कौन सी? खिड़की से बाहर ढलान के पास एक इकलौता बंगला है जिसके एक विंग की खिड़कियां उस तरफ पड़ती हैं। तुम्हारा ख्याल है गोली वहां से इतने फासले से चलाई गई है? कहीं से तो वो चलाई ही गई है। उसके अलावा और कोई जगह मुझे सूझ नहीं रही। इतने फासले से इतना सच्चा निशाना लगाया जा सकता है? क्यों नहीं? बड़े बड़े निशानेबाज बैठे हैं दुनिया में, और फिर गोली चलाने वाले का पहला निशाना तो चूका भी था। तुम्हारा मतलब है कि उस बंगले में कोई ऐसा निशानेबाज रहता है जिसने वहां से गोली चलाकर एल्बर्ट का कत्ल किया?
और फिर वहीं से रिवॉल्वर को घटनास्थल की तरफ उछाल दिया और रिवॉल्वर सीधी लाश के पास आकर गिरी? जरूरी नहीं कि गोली ऐसे आदमी ने चलाई हो जो उस बंगले में रहता हो। मैंने कहा है कि गोली इस बंगले की तरफ से चली हो सकती है। और दूसरी बार को बार बार मत दोहराओ, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। प्रभुदयाल ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, सुनील, काश तुम्हारी बात सच होती। मतलब? हथ प्राण को लगी गोली कहीं बाहर से नहीं चली, वो वहीं से चली थी जहां की उसकी लाश पाई गई थी। और ये बात मैं अंदाजे से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इसका सबूत है। कौन सा सबूत? यहां। प्रभुदयाल अपने हाथों में अभी तक थमा कागज सुनील को दिखाता हुआ बोला, यह हमारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट अग्निहोत्री की रिपोर्ट है। यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करती है कि गोली मुश्किल से 18 या 20 इंच के फासले से चलाई गई थी। यानी कि यह बात असंभव है कि गोली कहीं बाहर से चली हो। तुम ये कहना चाहते हो कि जिस किसी ने भी गोली चलाई थी वो एल्बर्ट से मुश्किल से 18 या 20 इंच दूर खड़ा था? सुनील हैरानी से बोला, इस बात को यूं कहो कि कातिल के हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल में और मकतूल की छाती में 18 या 20 इंच का फासला था। लेकिन ये नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि कत्ल मैंने किया है। एग्जैक्टली। सुनील खामोश रहा। और रिवॉल्वर भी तुम्हारी थी, और तुम्हारी एल्बर्ट से रंजिश भी थी। रंजिश? हाँ, सोमवार रात को रौनक बाजार में हुई मारपीट की एक वारदात की हमें खबर लगी है। हमें यह भी मालूम हुआ है कि उस वारदात के शिकार तुम थे और वजह एल्बर्ट था। कैसे मालूम हुआ है? हो जाता है, ऐसी बात छुपी नहीं रहती। पूछताछ करने पर कोई ना कोई बता ही देता है। तुम बताओ, क्या ये सच नहीं है? सोमवार रात को एल्बर्ट की वजह से तुम्हारी धुनाई हुई, क्या ये बात गलत है? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आज एल्बर्ट का कत्ल ही कर दिया। तुम एल्बर्ट को उस सुनसान कोठी में लेकर क्यों गए थे? मैं उसे नहीं, वो मुझे वहां लेकर गया था। क्यों लेकर गया था ये कथा मैं दोपहर को सुना चुका हूं, और मैं उसके साथ ऊपर क्यों नहीं गया था ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। मिर्जा वाली तुम्हारी कथा गढ़ी हुई हो सकती है, हम एल्बर्ट से उसकी तस्दीक तो कर नहीं सकते। तुम उसके साथ ऊपर नहीं गए थे, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। घटनास्थल की जांच यही बताती है कि तुम उसके साथ तीसरी मंजिल पर गए थे। मैं बाद में गया था, कोई पौन घंटा बाद में गया था। साबित करो। कैसे साबित करूं? कदमों के निशान पर उनके बनने का वक्त थोड़ी लिखा होता है। सुनील परेशान स्वर में बोला, और सुनो, मंगलवार का सारा दिन तुम एल्बर्ट की तलाश करते रहे। उस तलाश के दौरान तुम साथ में रिवॉल्वर लिए फिर रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है, फिर भी पता तो लगे कैसे मालूम है। बॉस्को ने तुम्हारी पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर की झलक देखी थी, और इस बात के लिए उस पर बरसने की कोशिश मत करना कि उसने ये बात मुझे बताई। वो मुझसे कोई बात छुपाने का हौसला नहीं कर सकता। सुनील खामोश रहा। उसने कॉफी का आखिरी घूंट पीकर कप परे सरका दिया और अपना सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। फिर आज सुबह एल्बर्ट ने बॉस्को के बार से ही तुम्हें फोन किया? प्रभुदयाल आगे बढ़ा, उसने तुमसे मैजेस्टिक सर्कल पर मुलाकात फिक्स की, जहां से तुम उसे खंडर हुई उस कोठी में ले गए, उसका कत्ल करने के लिए। जाहिर है, लेकिन जिस रिवॉल्वर से कत्ल हुआ है वो तो मंगलवार रात को ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। ये तो तुम कहते हो ना। रौनक बाजार की पुलिस चौकी में मैंने उस घटना के फौरन बाद जाकर अपनी रिवॉल्वर तथा अपने अन्य कीमती सामान के छीने जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट झूठी भी लिखवाई जा सकती है। और इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सुनील ने अपना सिर झुकाकर उसे अपनी खोपड़ी के पृष्ठ भाग में निकला घूमड़ दिखाते हुए बोला, क्या यह भी झूठा है? प्रभुदयाल ने बड़े गौर से घूमड़ को देखा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ भी और फिर बड़ी संजीदगी से बोला,
नहीं, ये झूठा नहीं है, लेकिन तुम्हारे सिर पर यह सजावट जरूरी नहीं कि मंगलवार को हुई हो। ये उन लोगों की कारीगरी भी हो सकती है जिन्होंने सोमवार रात को तुम्हारी धुनाई की थी। तुम तो हर हाल में मेरा पुलंदा बांधने पर उतारू मालूम होते हो। मैं क्या बांधूंगा तुम्हारा पुलंदा? तुम्हारा पुलंदा तो तुम्हारे कर्म ही बांधेंगे। सुनील उत्तर देने के स्थान पर एक सिगरेट सुलगाने में मग्न हो गया। फिर घटनास्थल के मुआयने से साफ जाहिर होता है कि वहां मुद्दत से तुम्हारे और एल्बर्ट के अलावा किसी ने कदम नहीं रखा। हर स्थान पर केवल दो आदमियों के कदमों के निशान मिले, और वे दो आदमी तुम्हारे और एल्बर्ट के अलावा और कोई न थे, और ना हो सकते थे। फिर उस दौरान कोठी में गोली चलने की आवाज भी सुनी गई, जबकि तुम खुद कहते हो कि तुम एल्बर्ट के साथ कोठी में थे। कोठी में गोली चली थी, तभी तो उसकी आवाज सुनी गई थी। गोली कहीं दूर चली होती तो कोठी में उसकी आवाज कैसे सुनी जाती? फिर बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि जिस गोली का शिकार एल्बर्ट हुआ था, वो उससे सिर्फ 18 या 20 इंच के फासले से चलाई गई थी। बैलिस्टिक एक्सपर्ट से जरूर कोई गलती हुई है। मैं गारंटी करता हूं कि गोली कोठी में नहीं चली। अगर चली होती तो मुझे आवाज जरूर आई होती। हमारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट अग्निहोत्री की उम्र गुजर गई अपनी नौकरी में। तुम समझते हो वो ऐसी कोई गलती कर सकता है? फिर भी। और फिर उसकी रिपोर्ट किसी तुक्केबाजी पर नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। रिपोर्टर साहब, फोरेंसिक साइंस ने हमारे मुल्क में भी कोई कम तरक्की नहीं की है। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट हकीकत से मेल नहीं खाती तो मैं तो यही कहूंगा कि उसकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है। उसकी रिपोर्ट उस हकीकत से मेल नहीं खाती जिसे तुम हकीकत समझते हो। हकीकत हर हाल में हकीकत होती है। मेरे उसके कुछ और समझने से वो बदल नहीं सकती। उत्तर में प्रभुदयाल ने घंटी बजाई। एक हवलदार दरवाजे पर प्रकट हुआ। अग्निहोत्री साहब को बुलाकर लाओ, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। हवलदार सहमति में सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अग्निहोत्री नाम का वो कृशकाय वृद्ध वहां पहुंचा जिससे मीना मर्डर केस के दौरान सुनील पहले भी मिल चुका था। सुनील ने उससे हाथ मिलाया। वो सुनील की बगल में बैठ गया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की ओर देखा। सुनील आपकी इस बैलिस्टिक रिपोर्ट पर शक कर रहा है अग्निहोत्री साहब। प्रभुदयाल अपनी एक उंगली से मेज पर पड़ी रिपोर्ट को ठकठकाता हुआ बोला। क्या कहता है ये? अग्निहोत्री सहज भाव से बोला। ये कहता है कि ये नहीं हो सकता कि जिस गोली से एल्बर्ट की जान गई थी वो 18 या 20 इंच की दूरी से चली हो। मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, अग्निहोत्री दृढ़ स्वर में बोला। शायद आपसे कोई गलती हुई हो, सुनील बोला। नामुमकिन, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस धंधे में मेरे बाल सफेद हो गए हैं बरखुरदार। अगर आज तक गलती नहीं हुई तो अब कैसे हो गई? आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि गोली 18 या 20 इंच के फासले से चलाई गई थी? बड़े साइंटिफिक तरीके से। क्या मैं उस साइंटिफिक तरीके के बारे में कुछ सुन सकता हूं? सुनो। अग्निहोत्री एकाएक यूं बोलने लगा जैसे लेक्चर थिएटर में क्लास ले रहा हो। किसी आदमी को गोली लगने के समय रिवॉल्वर उससे कितनी दूर थी, इस बात की जानकारी वैज्ञानिक तरीकों से हासिल की जा सकती है। जिसको गोली लगती है उस पर गोली के साथ रिवॉल्वर में से निकले बारूद के कण भी छिटकते हैं। वो कण हथप्राण की गोली के जख्म के आसपास की खाल पर और उसके कपड़ों पर एक पैटर्न सा बना देते हैं। जब गोली चलती है तो बारूद के कुछ कण तो तुरंत पिघलकर गैस बन जाते हैं और वातावरण में अपनी गंध फैलाते हुए गायब हो जाते हैं। लेकिन बाकी सारे कण जो जलकर गैस नहीं बन पाते, हथियार की नाल में से एक बौछार की सूरत में निकलते हैं। उस बौछार के बिखरने का एक स्वाभाविक पैटर्न होता है। गोली का शिकार जितना उस बौछार के करीब होगा, उतने ही बारूद के कण उस पर ज्यादा बिखरेंगे, और जितना वो उस बौछार से दूर होगा, उतने ही कम बारूद के कण उसके शरीर पर पाए जाएंगे।
उस पैटर्न को स्टडी करके हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि जब गोली चली थी उस वक्त हथियार की नाल हथप्राण से कितनी दूरी पर थी। कैसे? सुनील ने पूछा। उसके कपड़ों पर बिखरे बारूद के कण देखकर। वो कण अगर बहुत ढेर सारे हों तो कपड़ों पर बिखरे दिखाई दे जाते हैं, अग्निहोत्री बोला। बहुत कम हों तो आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन दोनों ही हालातों में हम करते ये हैं कि हम उस परिधान को जिस पर कि बारूद के कण छितरे होते हैं एक इस्त्री करने वाले बोर्ड पर फैला देते हैं। उस परिधान के नीचे हम एक विशेष प्रकार के फोटोग्राफिक पेपर की शीट लगा देते हैं। फिर एक विशेष प्रकार के रसायन में भीगा हुआ एक ब्लॉटिंग पेपर हम परिधान के ऊपर उस स्थान पर रख देते हैं जहां हमें बारूद के कण बिखरे होने का अंदाजा होता है। उसके बाद भीगे हुए ब्लॉटिंग पेपर पर एक गर्म इस्त्री चलाई जाती है। इस्त्री की गर्मी से ब्लॉटिंग पेपर में मौजूद रसायन पदार्थ भाप बन जाता है। वो भाप बारूद के कणों तक पहुंचती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। फिर उस रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम परिधान के नीचे मौजूद फोटोग्राफिक पेपर की शीट पर एक ऐसे पैटर्न के रूप में अंकित हो जाता है जिससे कोई भी तजुर्बेकार बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये नतीजा निकाल सकता है कि गोली कितने फासले से चली। आई सी, सुनील बोला। उस पाउडर पैटर्न से आपने ये नतीजा निकाला है कि गोली 18 या 20 इंच के फासले से चली थी? हाँ। सुनील ने एक गहरी सांस ली और असहाय भाव से सिर हिलाया। तुम अग्निहोत्री साहब से कुछ और पूछना चाहते हो? प्रभुदयाल बोला। नहीं, मुझे क्या पूछना है, सुनील बोला। ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ये कोई गलत बात कैसे कह सकते हैं? थैंक यू अग्निहोत्री साहब। प्रभुदयाल अग्निहोत्री की तरफ रुक करके कृतज्ञ भाव से बोला। अग्निहोत्री वहां से विदा हो गया। अब क्या कहते हो? प्रभुदयाल बोला। मैं तो अब भी वही कहता हूं जो पहले कहता था, सुनील बोला। मुझे फंसाया गया है। कैसे? ये समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। क्यों? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन जवाब जरा लंबा है। सुनोगे? जरूर। सुनील ने सविस्तार उसे सोमवार रात की को राय के प्रेस क्लब में हुई मुलाकात से शुरू हुई कहानी सुना दी। तुम्हारा मतलब है कि ब्लास्ट पर, उसके डिलीवरी ट्रक पर, उसके हॉकरों पर हुए हमलों का भी इन बातों से रिश्ता है? प्रभुदयाल ने पूछा। सरासर रिश्ता है, सुनील बोला। ब्लास्ट ब्लास्ट के हॉकरों, उसकी इमारत, उसके डिलीवरी ट्रकों की तरह मैं भी ब्लास्ट का एक अंग हूं। प्रभुदयाल के चेहरे पर उलझन के भाव प्रकट हुए। तभी दरवाजा खुला और पहले वाले ही हवलदार ने भीतर कदम रखा। प्रभुदयाल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। आपको डीआईजी साहब याद फरमा रहे हैं? हवलदार बोला। मैं डीआईजी साहब की बात सुनकर आता हूं, तुम यहीं ठहरना, जाना नहीं। सुनील ने सहमति में सिर हिला दिया। प्रभुदयाल कमरे से बाहर निकल गया। हवलदार वहां से पहले ही जा चुका था। सुनील कुछ क्षण बेचैनी से पहलू बदलता बैठा सिगरेट के कश लगाता रहा। फिर उसका ध्यान मेज पर बिखरे कागजों की तरफ आकर्षित हुआ। उसने एक बार सावधानी से दरवाजे की ओर निगाह डाली और फिर उसने एक एक कागज अपनी ओर सरकाकर उसे देखना आरंभ कर दिया। वो तमाम कागजात अल्बर्ट की हत्या से ही संबंधित थे। उसमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, एफआईआर थी और एक एल्बर्ट से संबंधित उसके व्यक्ति चरित्र जैसी रिपोर्ट थी। सुनील ने हिचकिचाते हुए वो रिपोर्ट उठा ली और उसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। उस रिपोर्ट में लिखी अधिकतर बातें सुनील को मालूम थी, लेकिन एक नई बात भी उसमें थी जिसने सुनील का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस रिपोर्ट में एल्बर्ट के गीता जोन्स नाम की किसी लड़की के साथ बड़े गहरे संबंध बताए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार गीता जोन्स एक लगभग 25 साल की सुंदरी थी जो किसी स्थानीय एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मॉडल के तौर पर काम करती थी।
रिपोर्ट में गीता जोन्स का पता भी लिखा था, जिसे कि सुनील ने जुबानी याद कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अभी तक गीता जोन्स से संपर्क स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तभी उसे गलियारे में पड़ते कदमों की आहट मिली। सुनील ने तुरंत रिपोर्ट को यथास्थान रख दिया और निर्विकार भाव से दोबारा सिगरेट के कश लगाने लगा। प्रभुदयाल वापस लौटा। उसने टोपी उतार कर मेज पर फेंकी और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एक बात बताओ, सुनील गंभीर स्वर में बोला। जब तुम्हारे पास मेरे खिलाफ इतना कुछ है, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई हत्यारा हो ही नहीं सकता, तो तुम अभी मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी हैं, प्रभुदयाल बड़ी संजीदगी से बोला, जो तुम्हारे हक में नहीं थे, तुम्हारे खिलाफ भी नहीं है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे हक में नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी अंतरात्मा को कचोट रही हैं और जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। सुनकर खुशी हुई। मसलन कोई बात बताओ। मसलन हमने ये टेस्ट खुद करके देखा है कि जहां एल्बर्ट की लाश पाई गई थी, वहां चली गोली की आवाज बाहर मेन रोड पर नहीं सुनी जा सकती थी, जबकि जो गुमनाम टेलीफोन कॉल हमारे पास आई थी, उसमें किसी ने यह दावा किया था कि उसने मेन रोड से गुजरते समय कलकत्ते वालों की खंडरनुमा कोठी में से गोली चलने की आवाज आती सुनी थी। मसलन मुझे मालूम हुआ है कि लगभग उसी समय, सिवाय ब्लास्ट के, नगर के तमाम समाचार पत्रों के दफ्तर में किसी ने फोन करके ये कहा था कि कलकत्ते वालों की नेपियन हिल पर स्थित खंडरनुमा कोठी में एक कत्ल हो गया था और कत्ल हुए व्यक्ति के साथ ब्लास्ट के रिपोर्टर सुनील का गहरा रिश्ता था। इतनी जल्दी किसी को भला ये कैसे मालूम हो सकता था कि कत्ल से तुम्हारा रिश्ता था? और सुनील आशापूर्ण स्वर में बोला, घटनास्थल पर मिली रिवॉल्वर पर जिससे कि कत्ल हुआ है और जिसका अपने अधिकार में होना तुम कबूल कर चुके हो, किसी प्रकार की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए हैं। प्रत्यक्षतः कल के बाद रिवॉल्वर को बड़ी सावधानी से पोंछ दिया गया था। ऐसा क्यों? कत्ल अगर तुमने किया होता तो पहले तो तुम घटनास्थल पर उस रिवॉल्वर को छोड़ने की मूर्खताई क्यों करते, और फिर समय रहते चुपचाप वहां से खिसक जाने के बाद पुलिस को फोन क्यों करने चल चल दिए होते और घटनास्थल पर वापस क्यों लौटे होते? शुक्र है खुदा का, कोई बात तो मेरे हक में निकली। ये मामूली बातें हैं, इनका मेरी निगाह में कोई महत्व नहीं है। केस अदालत में पहुंचने के बाद इन बातों की तरफ कोई ध्यान तक नहीं देगा। तुम्हारे खिलाफ जो बातें हैं वो इतनी तगड़ी हैं कि तुम्हें बड़े आराम से फांसी तक की सजा हो सकती है। तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं किसी का खून कर सकता हूं? सरासर करता हूं। तुम्हारे जैसे खुराफाती दिमाग के आदमी से मैं दुनिया की किसी भी बात की उम्मीद करता हूं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? सुनील बोला। फिलहाल तुम्हारे लिए कोई हुक्म नहीं है। फिलहाल मेरी तरफ से तुम आजाद हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि तुम किसी भी क्षण गिरफ्तार हो सकते हो। मुझ पर ऊपर से दबाव पड़ सकता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। इसलिए अपने समय का, उस समय का जो तुम्हारे पास बहुत कम है, सदुपयोग करो और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करो। बेहतर। वैसे जो बातें तुमने मुझे बताई हैं, उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर किसी करिश्मासाज तरीके से यह साबित हो जाता है कि तुम हत्यारे नहीं हो, तो यह करतूत सिर्फ एक आदमी की हो सकती है। किसकी? सोहनलाल जोशी की। उसने तुम्हारे पास रिवॉल्वर भी देखी थी। उसके ऐसे साधन भी हैं कि वो रिवॉल्वर तुमसे छिनवा लेता। एल्बर्ट की हत्या करवाने के बाद हत्या के इल्जाम में तुम्हें फंसाने का स्टंट वो ज्यादा आसानी से रच सकता है। सुनील सोच में पड़ गया। मेरे ख्याल से राजनगर में मादक पदार्थों के नए चले धंधे में भी सोहनलाल जोशी का हाथ है, प्रभुदयाल बोला। कि नहीं, बाहर से आए लोगों की अफवाह उसने जानबूझकर इसलिए फैलाई होगी कि किसी का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। सुनील, तुम खुद सोचो। सोहनलाल जोशी आज की तारीख में राजनगर की जराइम पेशा दुनिया का बेचार्ज बादशाह माना जाता है। क्या ऐसी हैसियत का आदमी कभी यह बर्दाश्त कर सकता है कि कोई बाहर से आए लोग
उसी के इलाके में उस पर हावी होने की कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ तो क्या अभी तक राजनगर के अंडरवर्ल्ड में खून की नदियां ना बह गई होती? सुनील, ये राजनगर में नए लोगों के आगमन की अफवाह हर किसी को गुमराह करने के लिए खुद सोनलाल जोशी ने फैलाई मालूम होती है। सुनील सोच में पड़ गया। अब क्या इरादा है तुम्हारा? प्रभुदयाल ने पूछा। इरादा है भिंड के छत्ते में हाथ देने का, ठहरे हुए पानी में पत्थर मारने का। फिर जो कुछ होगा उसके मुताबिक मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा। कोई ऐसा कदम ना उठाना, प्रभुदयाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। ये एक मुसीबत से निकलो और दूसरी पहले से ज्यादा बड़ी मुसीबत में जा फंसो। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। गुड। प्रभु, एक मन की बात कहता हूं। क्या? मुझे सबसे ज्यादा चिंता में अग्निहोत्री की रिपोर्ट डाल रही है। प्रभु, ये हो ही नहीं सकता कि गोली 18 या 20 इंच के फासले से चली हो। अग्निहोत्री ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। फिर भी कोई गड़बड़ है जरूर। अगर है तो बताओ, क्या गड़बड़ है? सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, प्रभु, तुम जानते हो कि घटनास्थल पर 2 गोलियां चली थी। एक दरवाजे के पास दीवार में धंस गई थी और दूसरी एल्बर्ट को जाकर लगी थी। हाँ। पहले कौन सी गोली चली थी? क्या मतलब? देखो, जो गोली 18 या 20 इंच के फासले से चलकर चलकर नहीं सकती। नहीं, देखो, जो गोली 18 या 20 इंच के फासले से चल नहीं सकती, क्योंकि एक बार एल्बर्ट का काम तमाम हो गया तो हत्यारा भला वो दूसरी गोली क्यों चलाएगा जो दीवार में धंसी पाई गई थी? इससे साफ जाहिर होता है कि जो गोली दीवार में धंसी मिली थी वो पहले चली हुई थी। हुआ यही होगा कि हत्यारे ने पहली गोली चलाई होगी तो एल्बर्ट उससे बच गया होगा और वो एल्बर्ट को लगने के स्थान पर दीवार में जा धंसी होगी। फिर उसने दूसरी गोली चलाई होगी जो कि एल्बर्ट के लिए घातक साबित हुई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब हत्यारा एल्बर्ट के इतने करीब था तो पहली बार उसका निशाना चूका कैसे? तुम्हें बताओ। मेरे ख्याल से पहली बार हत्यारे का निशाना इसलिए चूका था क्योंकि पहली बार हत्यारे में और एल्बर्ट में ज्यादा फासला था और तब एल्बर्ट की हत्यारे की तरफ पीठ थी। जरा तफसील से बताओ। देखो, अगर दोनों में फासला ना होता तो हत्यारा रिवॉल्वर चलाने के मामले में कितना भी अनाड़ी क्यों ना होता, उसका निशाना न चूकता। 18 या 20 इंच के फासले से कभी किसी का निशाना नहीं चूकता। कबूल। पीठ किस लिए? जरा घटनाक्रम की कल्पना करो। 2 आदमी एक हॉल में मौजूद हैं। एक कत्ल करने के इरादे से अपनी जेब में रिवॉल्वर रखे हुए है और दूसरा कत्ल होने वाला है। अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे तो जब तक हत्यारे ने जेब से रिवॉल्वर निकाली, उसका रुख हथप्राण की तरफ किया, गोली चलाई, तब तक क्या हथप्राण गोली का शिकार होने के लिए स्थिर खड़ा रहा होगा? उसने कुछ तो किया होगा। वो हत्यारे पर झपटा होगा। ओके, लेकिन पहली गोली तो एल्बर्ट को लगी नहीं थी। हत्यारे की दूसरी गोली चला पाने तक तो एल्बर्ट हत्यारे के सिर पर पहुंच चुका होता और उसका कीमा बना चुका होता। एल्बर्ट, तुमने देखा नहीं कितना लंबा चौड़ा आदमी था? मैंने देखा था, इसलिए मैं कहता हूं कि पहली गोली चलाने के समय एल्बर्ट की हत्यारे की तरफ पीठ थी। एल्बर्ट ने हत्यारे से कोई बातचीत की और उसके बाद बाहर जाने के लिए वो घूमकर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी हत्यारे ने उस पर गोली चलाई। निशाना चूक गया और गोली दरवाजे के पास दीवार में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर, जैसा कि उससे अपेक्षित था, एल्बर्ट वापस घूमा। घूमते ही उसके हाथों में रिवॉल्वर थामे हत्यारे के दर्शन हुए। गोली की आवाज सुनकर, जैसा कि उससे अपेक्षित था, एल्बर्ट वापस घूमा। घूमते ही उसको हाथ में रिवॉल्वर थामे हत्यारे के दर्शन हुए। अब उसके सामने 2 ही रास्ते खुले थे।
या तो वो दोबारा घूमकर वहां से भाग निकलता और या फिर वो हत्यारे पर झपट पड़ता। प्रत्यक्षतः वह हत्यारे पर झपट पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम? ये तो पक्की बात है कि वो हत्यारे की तरफ घूमा था, वरना दूसरी गोली उसकी छाती में कैसे लगी? अगर वो घातक गोली का शिकार सिर्फ 20 इंच के फासले से हुआ था तो या तो वो हत्यारे पर झपटा होगा या फिर हत्यारा उसकी तरफ झपटा होगा। इसके बिना उन दोनों में फासला कम कैसे हो सकता है? पहले चली गोली का निशाना चूका। इससे ये पहले ही साबित हो चुका है कि शुरुआत में उन दोनों में ज्यादा फासला था, वरना निशाना ना चूकता। मंजूर। दूसरी गोली का शिकार होने के वक्त तुम्हारा बैलिस्टिक एक्सपर्ट भी अभी बताकर गया है कि एल्बर्ट के हत्यारे से भी नहीं बल्कि हत्यारे के हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल से केवल 20 इंच दूर था। प्रभु, अब जरा कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक हत्यारा खड़ा है। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल तुमसे सिर्फ 20 इंच दूर है। हत्यारा एक गोली पहले ही चला चुका है जो कि तुम्हें नहीं लगी। ऐसी हालत में तुम क्या करोगे? मैं हत्यारे पर या उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर झपट पड़ूंगा। एग्जैक्टली exactly. अब जरा अपनी रिवॉल्वर निकालो। प्रभुदयाल ने अपनी पतलून की बेल्ट के साथ बंधे अपने हॉलेस्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। सुनील अपने स्थान से उठा। वो मेज से परे जरा खुली जगह में खड़ा हो गया। अब जरा उठकर इधर आओ। प्रभुदयाल हाथ में रिवॉल्वर थामे उसके समीप पहुंचा। इस रिवॉल्वर को मेरी तरफ इस प्रकार तानो कि रिवॉल्वर की नाल में और मेरी छाती में 20 इंच से ज्यादा का फासला ना हो। प्रभुदयाल ने ऐसा ही किया। जरा फासले पर गौर करो, सुनील बोला। मेरा एक ही हाथ घुमाना काफी है कि रिवॉल्वर तुम्हारी पकड़ से छिटक कर दूर गिर पड़ी होगी। प्रभुदयाल सोच में पड़ गया। लेकिन चलो फिर भी सोच लो कि तुमने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ मेरे सामने फैलाया नहीं हुआ है। अब जरा हाथ को बिल्कुल अपने करीब लो। यहां नहीं, नीचे, पेटी के पास, क्योंकि गोली का रुख पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि नीचे से ऊपर की तरफ था। प्रभुदयाल को यह पूछना न सूझा कि सुनील को कैसे मालूम था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती थी। यहां ठीक है, सुनील बोला, लेकिन अब रिवॉल्वर की नाल में और अपनी छाती में फासला 20 इंच से कम बनाने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा। सुनील आगे बढ़ा। देखा, वो बोला, अब तो तुम्हारे रिवॉल्वर का घोड़ा दबा पाने से पहले मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ सकता हूं। प्रभुदयाल फिर सोच में पड़ गया। और प्रभु, सुनील आगे बढ़ा, तुम्हारी थ्योरी के अनुसार मैं मंगलवार से ही एल्बर्ट के खून का प्यासा हुआ रिवॉल्वर लिए उसे तलाश करता फिर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि मैं बुधवार उसके साथ उस खंडरनुमा कोठी में पहुंचा था, तो मैं कत्ल के इरादे से ही वहां पहुंचा था। हाँ। तो फिर मैंने वहां पहुंचने के बाद इमारत में कदम रखते ही एल्बर्ट को गोली क्यों नहीं मार दी? उस उजाड़ इमारत में मैं उसे कहीं भी शूट कर सकता था। मैं उसके साथ तीसरी मंजिल के उस हॉल में क्यों गया? सबसे ज्यादा सहूलियत से तो मैं उसका कत्ल तब कर सकता था जब वो सीढ़ियों में मेरे साथ चल रहा था। मैं उसकी पसलियों से रिवॉल्वर सटाता और घोड़ा दबा देता। मुझे क्या पड़ी थी जो मैं उसके साथ 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करता। प्रभुदयाल के चेहरे पर सोच के भाव और भी गहरे हो गए। 2 गोलियां चलने से संबंधित घटनाक्रम का जो नक्शा मैंने तुम्हारे सामने खींचा है, सुनील बोला, उससे साफ सिद्ध होता है कि एल्बर्ट में और हत्यारे में पहले बातचीत हुई। फिर बातचीत के दौरान एल्बर्ट ऐसा खफा हो गया कि वो घूमकर वहां से चल दिया। खफा होकर क्यों? अगर आखिरी क्षण तक वहां दोस्ती का माहौल बना रहा होता तो वो हॉल में से दरवाजे की तरफ अकेला क्यों चल पड़ा होता? जैसे वो इकट्ठे आए थे वैसे वो इकट्ठे वापस भी जाते। पहली गोली दरवाजे के पास दीवार में लगी होना यह साबित करती है कि एल्बर्ट हत्यारे को हॉल में खड़ा छोड़कर ही वहां से चल पड़ा था। हत्यारे का वहां से कूच कर जाने को तत्पर एल्बर्ट पर गोली चलाना क्या यह साबित नहीं करता कि हत्यारे का उसी क्षण एल्बर्ट की हत्या करने का ख्याल बन जाता है? तभी उसने आनन फानन रिवॉल्वर निकालकर जाते हुए एल्बर्ट पर गोली चलाई और हड़बड़ी में उसका निशाना चूका। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया।
लेकिन तुम्हारी थ्योरी के अनुसार मेरा तो एल्बर्ट की हत्या करने का ख्याल मंगलवार ही बन चुका था। प्रभुदयाल ने अभी तक हाथ में थमी रिवॉल्वर वापस हॉलिस्टर में रखी और सुनील के पास पहुंचा। बड़ी अच्छी जिरा की है तुमने, प्रभुदयाल उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। लेकिन मुझे तो और भी उलझा दिया तुमने। सुनील, लगता है मेरी जिंदगी तो दोनों तरह से दुश्वार है, चाहे तुम मेरी मदद करो चाहे खिलाफत करो। मैं इसे अपनी तारीफ समझूं? तारीफ ही समझो, और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन से पेशतर इससे ज्यादा तारीफ का काम करके दिखाओ। कौन सा? अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाओ। मैं अपने आप को कब तक आजाद समझूं? फिलहाल तो तुम आजाद हो, आगे की आगे देखी जाएगी। थैंक यू। लेकिन प्रभु। क्या? वो अग्निहोत्री की रिपोर्ट, पागल मत बनो, वो रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। तो फिर किसी ने करिश्मा कर दिखाया है। कैसा करिश्मा? कोई अग्निहोत्री को धोखा देने में कामयाब हो गया है। तुम्हारा दिमाग हिल गया है। सुनील ने प्रभुदयाल से बहस नहीं की, वो फौरन वहां से कूच कर गया। अगला दृश्य। गीता जोन्स का जो पता सुनील ने एल्बर्ट की रिपोर्ट में पढ़ा था, वो मेहता रोड की एक 6 मंजिला इमारत का था। रिपोर्ट के अनुसार उस इमारत की चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 402 में गीता जोन्स अकेली रहती थी। सुनील लिफ्ट पर सवार होकर चौथी मंजिल पर पहुंचा। उसने फ्लैट नंबर 402 की बेल बजाई। भीतर कहीं घंटी बजने की आवाज उसे सुनाई दी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में भीतर कोई आहट नहीं हुई। भीतर कोई नहीं है। भीतर कोई नहीं है। सुनील को अपने पीछे से एक खनखनाता हुआ स्त्री स्वर सुनाई दिया। वो आवाज की दिशा में घूमा। पीछे फ्लैट नंबर 401 था और उसके खुले दरवाजे पर एक लंबी ऊंची कद्दावर युवती खड़ी थी। वो अत्यंत सुंदर थी और उसके छरहरे जिस्म पर टाइट जीन और टाइट स्कीवी बहुत जच रही थी। आपको पक्का पता है? सुनील ने मीठे स्वर में पूछा। हाँ, वो बोली। आज दोपहर से यहाँ लोगों की आवाजाही इतनी हो रही है जितनी कि आज तक कभी नहीं हुई थी। पता नहीं एकाएक हर किसी को दिलचस्पी फ्लैट नंबर 402 में ही क्यों हो गई है। दोपहर से बहुत लोग आए यहाँ। हाँ, उनमें से कुछ तो पुलिस वाले भी थे। तुम भी पुलिस वाले तो नहीं हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। ओह, वे लोग कब से भीतर नहीं है? सुनील 402 के दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। कौन लोग? युवती ने पूछा। गीता जोन्स और उसका बॉयफ्रेंड। मिस्टर, ये तुम किस बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रहे हो? गीता जोन्स का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। नहीं नहीं, गीता का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तो यहाँ बिल्कुल अकेली रहती है। वैसे भी वो आदतन तन्हाई पसंद लड़की है। प्रत्यक्षतः वो युवती गीता के बारे में बहुत कुछ जानती थी। देखिए, सुनील अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। मिस मिस क्या नाम बताया था आपने अपना? नाम तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, लेकिन अगर बताती तो क्या नाम बताती? वो मुस्कुराई और फिर बोली, सुषमा। बंदे को सुनील कहते हैं। सुनील तनिक सिर नवाकर बोला। वो फिर मुस्कुराई। सुषमा जी, सुनील बोला, आप गीता के बारे में काफी कुछ जानती मालूम होती हैं। अगर आप इजाजत दें तो गीता के बारे में मैं आपसे चंद बातें कर लूं। करो। यहीं खड़े खड़े? क्या हर्ज है? हर्ज तो कुछ नहीं है, बात यहां भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे भीतर बुला लेती तो मुझे यह मालूम हो जाता कि आपका फ्लैट भी आप ही जितना खूबसूरत है या नहीं। आओ, वो तनिक हंसकर बोली। सुनील उसके साथ भीतर दाखिल हुआ। सुषमा ने पीछे फ्लैट का दरवाजा बंद करने की कोशिश नहीं की। वो उसे एक बड़े सलीके से सजे ड्राइंग रूम में ले आई। माय माय,
सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। बैठो, सुषमा बोली। सुनील जिस सोफे पर बैठा उसके कुशन इतने मुलायम थे कि सुनील को यूं लगा जैसे वो रेशम में धंस गया हो। तुम काम क्या करते हो? सुषमा ने पूछा। सुनील एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। यहीं राजनगर में ही? हाँ, मैजेस्टिक सर्कल पर मेरा दफ्तर है, एस डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से। गीता को क्यों तलाश कर रहे हो? कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम गीता की क्या मदद कर सकते हो? उसके सिर पर एक खतरा मंडरा रहा है, मैं उस खतरे से उसे आगाह कर सकता हूं। कैसा खतरा? जान का खतरा। नहीं नहीं, गीता बहुत भली लड़की है, उसे ऐसा कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन है। किससे? ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं तुम्हें जानती नहीं, कहीं उसको जान का खतरा तुम्ही से तो नहीं है? जरा एक बार फिर से मेरी सूरत देखो और फिर फैसला करो। मैं तुम्हें ऐसा खतरनाक आदमी लगता हूं जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता हो? वो हिचकिचाई। अगर मैं कोई खतरनाक आदमी होता तो गीता के बारे में जो जानकारी मैं तुमसे चाहता हूं उसे हासिल करने के लिए मैं क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था? लेकिन तुम देख रही हो कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मुझे गीता के बारे में कुछ बताओ। तुम ठीक कह रहे हो, उसने स्वीकार किया। हम बाहर गीता के एक बॉयफ्रेंड की बात कर रहे थे, सुनील ने बदले स्वर में कहा। अरे कहा ना, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जरा याद करो, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसकी मुझे बड़ी पक्की जानकारी है। तुम गीता के एन सामने वाले फ्लैट में रहती हो। जब तुम गीता के बारे में इतना कुछ जानती हो तो उस बॉयफ्रेंड की जानकारी भी तुम्हें होनी चाहिए। वैसे उसका नाम एल्बर्ट है। अरे मैंने कहा ना, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। वो ठहरो, मैं गीता के उस बॉयफ्रेंड का हुलिया बयान करता हूं। करो। सुनील ने बड़ी बारीकी से एल्बर्ट का हुलिया बयान किया। ये तो तुम गीता के भाई का हुलिया बयान कर रहे हो, सुषमा बोल पड़ी। भाई? हाँ, वो गीता से मिलने के लिए कभी कभी यहाँ आया करता था। वो रहता नहीं यहाँ? पक्का नहीं रहता, कभी कभार बहुत रात गए आता था तो रात भर के लिए ठहर जाया करता था। एक रात से ज्यादा वो गीता के फ्लैट में कभी नहीं ठहरा। सुनील खामोश रहा। इतना उसे मालूम था कि उस नगर में एल्बर्ट की कोई बहन तो क्या, कैसा भी कोई रिश्तेदार नहीं था। अगर सुषमा एल्बर्ट को गीता का भाई समझती थी तो जरूर गीता ने किसी वजह से एल्बर्ट के बारे में पूछे जाने पर सुषमा से झूठ बोला था कि एल्बर्ट उसका भाई था। ओह, प्रत्यक्षता वो बोला। मैं तो उसे गीता का बॉयफ्रेंड ही समझता था। लेकिन मैडम, अगर गीता उसकी बहन है तब तो गीता की जान को और भी ज्यादा खतरा है। गीता के फ्लैट पर दोपहर से जो पुलिस के फेरे पड़ रहे हैं वो भी इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि पुलिस को भी मालूम है कि अगर गीता खतरे में है और पुलिस उसको उस खतरे से आगाह भी करना चाहती है और बचाना भी चाहती है। लेकिन भाई की वजह से बहन को खतरा क्यों है? क्योंकि आज दोपहर को भाई का कत्ल हो गया है। हे भगवान, वो आतंकित स्वर में बोली। कैसे? कहाँ? किसने किया? आज दोपहर को नेपिन हिल की एक इमारत में किसी ने उसे गोली मार दी। पुलिस यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें एल्बर्ट का यही पता मालूम था। मैं भी इसीलिए यहाँ आया हूँ। हम्म, तुम कह रहे थे गीता तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। हाँ, दरअसल एल्बर्ट पर एक ऐसी डकैती का इल्जाम है जिसमें बड़े कीमती जवाहरात चोरी गए थे। एल्बर्ट तो मर गया है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद गीता को उन जवाहरात की कोई जानकारी हो। गीता से ऐसी कोई जानकारी तुम किस फायदे की खातिर हासिल करना चाहते हो? सुनील एक क्षण हिचकिचाया और फिर यूं बोला जैसे कोई अत्यंत रहस्यपूर्ण बात कह रहा हो। उन जवाहरात के बारे में कैसी भी जानकारी देने वाले को बीमा कंपनी की तरफ से इनाम मिलेगा।
कितना? 5,000 रुपये। फिर तो उस इनाम में से मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने कहा है इनाम उसे मिलेगा जो जवाहरात की जानकारी देगा, और वो जानकारी मुझे उम्मीद है मुझे गीता से मिल सकती है। लेकिन गीता की जानकारी तो तुम्हें मुझसे मिलेगी। सुनील ने कहा भरी और अपनी जेब में से एक 100 का नोट निकालकर सुषमा के सामने रख दिया। बस? सुषमा बोली। 5,000 रुपए के इनाम में से मुझे सिर्फ 100 रुपए? अभी इनाम मुझे मिल थोड़ा ही गया है, और फिर इनाम की रकम में से गीता को भी हिस्सा देना होगा। फिलहाल तो ये 100 का पत्ता मैं तुम्हें अपने पल्ले से दे रहा हूं। बाद में इनाम की रकम वसूल हो जाने के बाद मुझे उसमें से मुनासिब हिस्सा दोगे? जरूर, वादा करता हूं। उसके बाद सुषमा ने गीता के बारे में कई बातें बताई, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिससे सुनील का कोई मतलब हल हो सकता हो। उसने यही फैसला किया कि गीता से मिले बिना कोई बात नहीं बनने वाली थी। सुनो, वो बोला, गीता आमतौर पर अपने फ्लैट पर वापस कब आती है? उसके लौटने का कोई बंधा हुआ वक्त नहीं है, सुषमा बोली। आने को अभी आ जाए, ना आए तो आधी रात तक ना आए। इस वक्त तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, क्यों? क्या तुम मेरी खातिर गीता के फ्लैट पर निगाह रख सकती हो? किस लिए? ताकि जब भी वो अपने फ्लैट पर वापस लौटे तुम्हें मालूम हो जाए। फिर फिर तुम मुझे फोन पर उसके आगमन की खबर कर देना। बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मालूम ही है, इनाम की रकम में से हिस्सा। फोन कॉल का तो कुछ अलग से मिलना चाहिए। जरूर, सुनील बोला। उसने जेब से एक अठन्नी निकाली और उसकी गोद में उछाल दी। मजाक मत करो, वो तमक कर बोली। तो फिर तुम भी इतना लालच छोड़ो बहन जी। तुम क्या समझती हो कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा? तुम्हारी फोन कॉल से मुझे सिर्फ ये फायदा होगा कि मेरा वक्त बच जाएगा। तुम मुझे सहयोग नहीं दोगी तो मैं अभी 402 के सामने धरना देकर बैठ जाऊंगा। गीता अपने फ्लैट पर कभी तो वापस लौटेगी ही। चलो जाने दो, वो बोली। लेकिन मान लो अगर। वो ठिठक गई। उसके होंठों उसने दांतों से अपना होंठ काटा। तुम कुछ कहने लगी थी, सुनील उसे प्रोत्साहन देता हुआ बोला। नहीं, कुछ नहीं। फिर भी। अरे कहा ना कुछ नहीं। सुनील ने नोट किया कि वो एकाएक विचलित दिखाई देने लगी थी और उससे निगाह चुराने लगी थी। देखो, सुनील गंभीर स्वर में बोला, अगर इस सिलसिले में तुम कुछ जानती हो तो उसे छुपाकर मत रखो। अगर मुझे नहीं बताना चाहती हो तो जाकर पुलिस को बता दो, लेकिन खामखा की होशियारी दिखाने के चक्कर में मत पड़ो। ऐसी होशियारी कई बारी जानलेवा बन जाती है। क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनील ने उसे घूर कर देखा। वो फिर निगाहें चुराने लगी। साफ मालूम हो रहा था कि अभी एकाएक उससे कोई बात याद आई थी, ऐन मौके पर जिसका जिक्र सुनील के सामने करने का इरादा उसने बदल दिया था। शायद वो समझ रही थी कि कोई विशेष जानकारी फिलहाल छुपा कर रखने से उसे कोई अतिरिक्त लाभ हो सकता था। उसने ये भी अनुभव किया कि अब उसके साथ वक्त खराब करना बेकार था। दबाव डाले जाने की सूरत में वो झूठ बोलना शुरू कर सकती थी। ओके, वो उठता हुआ बोला, मर्जी तुम्हारी। वो भी उठ खड़ी हुई। लेकिन फोन करने का इरादा तो है ना? सुनील ने पूछा। कर दूंगी। सुनील ने अपनी जेब में से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसने डायरी में से एक पृष्ठ फाड़ा और उसी में लगी पेंसिल निकालकर उस पर अपना टेलीफोन नंबर घसीट दिया। ये मेरे घर का नंबर है, वो बोला। अगर इत्तेफाक से मैं तुम्हें घर पर ना मिलूं तो मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं। उसने उसी कागज पर पहले नंबर के नीचे यूथ क्लब का नंबर लिख दिया। तुम इस नंबर पर मेरे लिए संदेश छोड़ देना। ओके। सुनील ने कागज उसे सौंप दिया और बोला, मैं तुम्हारे फोन कॉल का इंतजार करूंगा। मैं गीता के लौटते ही तुम्हें फोन कर दूंगी। थैंक यू, एडवांस में। सुनील वहां से विदा हो गया।